Good morning, students. We are going to discuss about मोनोमर। हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, उसी में एक छोटा सा टॉपिक मोनोमर का है। मोनोमर पॉलीमर का ही एक यूनिट होता है, जिसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह कंपाउंड जो पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट बनाता है, अर्थात रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर को मोनोमर कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पॉलीमर होते हैं उसमें कई यूनिट, सेम यूनिट या डिफरेंट यूनिट ही बार बार रिपीट होती है। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार वो आपस में रिपीट होकर एक लंबी चेन बना लेती है। तो वो जो एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर कहते हैं, है ना। उसी यूनिट को हम लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं। अब इस मोनोमर को पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। हायर पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करनी रहती है, जो कि कुछ पॉइंट्स में दी गई हैं। उसको देखते हैं हम लोग। इट मस्ट बी पॉलीफंक्शनल ग्रुप। चलिए देखते हैं ये क्या है। मोनोमर में एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप तो होने ही चाहिए। ये एक इसेंशियल कंडीशन है, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन में प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टिव ग्रुप होते हैं जो चेन की ग्रोथ करने का काम करते हैं, है ना। इट मस्ट बी पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप कम से कम होने चाहिए, क्योंकि यही रिएक्टिव ग्रुप ही चेन की ग्रोथ करने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट है, मोनोमर को इंट्रामोलिकुलर रिंग क्लोजर के द्वारा साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करना चाहिए। जब किसी भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्लाइकॉल के साथ कंडेंसेशन होता है, तब यह रिएक्शन निम्नलिखित प्रकार से होती है, जिसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ग्लाइकॉल को रिएक्ट कराया है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये ग्लाइकॉल OHR OH एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड HOOCR COH, है ना। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये ग्लाइकॉल हो गया। ये आपस में रिएक्ट करके एक रिंग क्लोजर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो मोनोमर हो उसको इस साइक्लिक प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा और चेन की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। दोनों पॉसिबल कंपाउंड में से साइक्लिक अथवा रिंग क्लोजर में फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता, इसलिए यह पुनः एसिड या अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्रिया नहीं करता। जबकि दूसरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होने के कारण पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी थी कंपाउंड के फॉर्मेशन की, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना था, ये रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर जो बना है, इसमें ओपन चेन नहीं है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दोनों पॉसिबल कंपाउंड में से साइक्लिक अथवा रिंग क्लोजर में फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है, इसलिए यह पुनः एसिड या अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्रिया नहीं करता। ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्लोज हो गया। अब इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि ये दोबारा से आगे दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे। इस वजह से चेन की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यहाँ पे लिखा भी गया है, इसलिए यह पुनः एसिड या अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्रिया नहीं करता। जबकि दूसरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होने के कारण, दूसरा कंपाउंड कौन सा है? ये दूसरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ये क्या करता है? दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। स्पष्ट है कि मोनोमर को पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। रिंग या चेन के फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिंग की साइज होती है। जी हाँ, रिंग की जो साइज होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी।
रिंग की साइज़ लगभग 5 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो स्टेबल रहती है। 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो 5 मेंबर्ड की तुलना में थोड़ी कम स्टेबल होती है। लेकिन ये है कि जो रिंग या चैन है उसकी साइज़ मायने रखती है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमें कैलकुलेट करना होता है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसी भी पॉलीमर के लिए कितनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है पॉलीमर मॉलिक्यूल की साइज़ को उसमें उपस्थित रिपीटिंग मोनोमर यूनिट की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समझिएगा, पॉलीमर मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसमें उपस्थित रिपीटिंग मोनोमर यूनिट की संख्या के द्वारा। रिपीटिंग यूनिट कहने का मतलब मोनोमर की संख्या के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बात ये है कि जितने बार रिपीटिंग यूनिट आ रही है, कितने बार आ रही है, 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, 4 बार, कितने बार आ रही है, एक्चुअल में जो उसकी संख्या होगी वही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। एथीन मोनोमर के 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ करके पॉलीथीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको रिएक्शन के थ्रू ऐसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एथीन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है जो कि आपस में रिएक्ट करेगा और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा वो क्या बनाएगा, पॉलीथीन, जो डेली यूज़ में हम लोग देखते हैं उसको। तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना हो जाएगा, इसके पहले क्या बताया गया कि जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसकी जो संख्या है वही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 मॉलिक्यूल लिए गए हैं एथीन के, तो पॉलीथीन में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना हो जाएगा, 5। जितने यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट यूनिट हो, वो क्या कहलाते हैं, डीपी। डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल भी है, हाइड्रोक्सी एसिड। ये हाइड्रोक्सी एसिड है, इसको पॉलीमराइज किया गया है, तो ये इसका रिएक्शन है, कितने बार आ रहा है हाइड्रोक्सी एसिड, 1 2 3 4। तो इसके लिए जो डीपी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। बहुत सिंपल सा है, जितने बार रिपीटिंग यूनिट आ रही है वही संख्या उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। ये यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।